जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज आपकी बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आए हैं। बोलोगे सर कौन सा वीडियो है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, ये क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन भी है। और साथ साथ जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही डीपली आपको जनन से रिलेटिव सारी डाउट क्लियर कर देंगे, बट उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो हम सबसे पहले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा हम टॉपिक्स आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि जनन का महत्व, सबसे पहले आपको पढ़ेंगे हम परिचय क्या होता है, मतलब इस जनन चैप्टर का जो परिचय है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिर पढ़ाएंगे जनन का महत्व। थर्ड है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। उसके बाद चौथे नंबर पर हम आपको जनन, अलैंगिक जनन तथा उससे संबंधित जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हम कहते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जाम बोर्ड में। और लास्ट वाला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है क्विज। इससे रिलेटिव जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो पढ़ाएंगे, इससे रिलेटिव कुछ लास्ट में आपको दो तीन प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपका जो जो हम महत्वपूर्ण बताएं उसको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिएगा, क्योंकि अब जनन से रिलेटिव जो भी परिचय है इसको हम एक परिचय करने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप पूछोगे कि सर ये जनन का परिचय में आप सिखाएंगे क्या? तो वीडियो आप बिल्कुल दिल थाम बैठिएगा, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव, संसार में जितने भी जीव उपलब्ध हैं उन सब का जनन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सजीवों का एक बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, कैरेक्टर है। तो बोलोगे सर कैरेक्टर कैसे है? तो बच्चों याद रखना कि प्रत्येक जीव जनन करता है, वो चाहे लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो। तो दो प्रकार से, दो विधि से जनन वो करता है। अब इस संसार में जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो जनन करेंगे, अपनी जाति को बचाने के लिए वो जनन करना ही करना है। नहीं तो वो धीरे धीरे उनकी पीढ़ी खत्म होते अंत में खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। इसलिए वो अपनी पीढ़ी को, निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इसमें से कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें पुष्प नहीं होता है, या जिनमें दो, मतलब कि जो लैंगिक लक्षण होता है वो एक प्रकार से पाया जाता है। ये तो नर ही पाए जाएंगे, ये तो मादा ही पाए जाएंगे। और उन जीवों में अलैंगिक प्रकार की विधि का जनन होता है। और साथ ही साथ कुछ पुष्पों में, कुछ पौधों में और कुछ जंतुओं में लैंगिक प्रकार का जनन होता है। तो इसको विधिवत एक्सप्लेन करेंगे, आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा। लेट्स देखिएगा आप, जनन या प्रजनन, इसको इंग्लिश में हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब हम पुनः उत्पादन करना। क्या बोले हम? पुनः उत्पादन, रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन करना, इसका लेसन का अर्थ है। तो अगर देखिएगा कि कोई भी सजीव हो, कोई भी प्राणी हो, वो जब तक पुनः उत्पादन नहीं करेगा, अगले जीव का उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक वो अगली पीढ़ी को वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषा लिखी है। यहाँ पर जीव अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान जीवों को उत्पन्न या पैदा करता है। दो पॉइंट यहाँ पर नोट करना, अपने ही समान जीवों को और अपने समान जीवों को पैदा या फिर उत्पन्न करता है। तो जीवों में होने वाली इस क्रिया को हम प्रजनन या फिर जनन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक जीव जो है अपनी जातीय वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करता है, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक जीव है, ठीक। अगर बच्चों के आपसे प्रश्न एक सिंपल सा है कि अगर ये जीव जनन नहीं करेगा तो इसका कोई ना कोई लाइफ टाइम होगा। बोलोगे सर लाइफ टाइम क्या है? तो बोलोगे बच्चों याद रखना, जीवन अवधि, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि होती है। अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी फिक्स है, तो प्रत्येक जीव की जीवन अवधि होगी। अगर ये जीव जनन नहीं करेगा, ये कोई हमारा सजीव है, कोई जीव है, ये अगर जनन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ये कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएगा। हम मान लेते हैं ये कोई जीव है, इसको हम मानते हैं मनुष्य, ठीक है। मान लेते हैं मनुष्य है ये आगे जाके इनकी औसत आयु 70 वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीव, ये मनुष्य जनन नहीं करता है तो 70 वर्ष बाद जितने भी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सब के सब कैसे हो जाएंगे? 70 वर्ष बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अर्थात उनकी जितनी भी जाति है या वंश है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे हमारी पृथ्वी से। तो ये बताओ
क्या आप मनुष्य की अगली प्रजाति 70 या 80 वर्ष में कोई उनकी प्रजाति आपको दिखाई देगी? बोलोगे सर नहीं, क्योंकि उनकी औसत आयु 70 वर्ष है, और 70 वर्ष में अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है वो 80 वर्ष आएगा तो पूर्ण रूप से वहां पर पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक जीव को जनन करना अनिवार्य होता है ताकि उनकी जाति या वंश की लगातार निरंतरता बनी रहे, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी निरंतरता बनी रहे। तो ये मनुष्य है। अब ये अगर जनन किया, बोलोगे हाँ सर जनन किया, और जनन करेगा तो मनुष्य को चाहिए दो जीव चाहिए, अर्थात विपरीत लक्षण वाले लैंगिक लक्षण चाहिए। एक रहेगा नर, दूसरी रहेगी मादा। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं एक नर का सिंबल, यहाँ पर एक बना दे रहे हैं मादा के सिंबल। ये है मान लो नर, ये है मादा, ठीक है। अब इन दोनों का संलयन होगा, इन दोनों का निषेचन होगा, तब जाकर के आने वाली जो संतान होगी इन दोनों की समान ही उत्पन्न होगी। अर्थात अगर ये मनुष्य है तो आने वाली संतान कैसी रहेगी? मनुष्य ही रहेगी। वही कह रहा है कि अपने ही समान जीवों को उत्पन्न या फिर पैदा करता है। अगर ये मनुष्य है तो ये जाहिर सी बात है मनुष्य को ही जन्म देगा, न कि किसी जानवर को जन्म देगा, ठीक है, न तो पेड़ पौधों को जन्म देगा। अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी के बच्चे को ही जन्म देगा। अगर कोई मच्छर है तो मच्छर के बच्चे को अर्थात लार्वा को जन्म देगा, और वो अंडे से बनेगा लार्वा वही विकसित करके नए मच्छर का उत्पादन निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो जनन होता है तो इस जनन को देखते हुए ये उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जनन याद रखना अलैंगिक जनन। पृथ्वी पर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस टाइम पर जो एक कोष की जीव थे, बहुत ही सूक्ष्म जीव थे, उनमें अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता था। क्यों? क्योंकि सर उस समय उनमें कोई भी लैंगिक जनन का विकास नहीं हुआ था, और वो सबसे प्राथमिक जीव थे, अर्थात उनको प्रारंभिक जीव भी माना गया है। बोलोगे सर कोई उदाहरण बता दीजिए जो कि जिनमें अलैंगिक जनन प्रकार का जनन पाया जाता है। तो याद रखना कुछ जीव ऐसे हैं, अभी हम अलैंगिक प्रकार की जितने भी प्रकार के जनन होते हैं सबको एक्सप्लेन करेंगे। इसका अगले वाला पॉइंट वही है। तो याद रखना सबसे पहले आद्य जीव होते हैं स्टार्टिंग वाले, वो बैक्टीरिया थे। कौन से सर बोलोगे? बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया में सबसे पहले अलैंगिक जनन प्रकार का जनन पाया जाता था, और इनसे धीरे धीरे मॉडिफाइड हुआ, चेंज हुआ, विकास हुआ, धीरे धीरे एवोल्यूशन आया उनके अंदर। तो ये धीरे धीरे विकास करते गए, हर बार चेंज आए। अंततः एक समय ऐसे बहुत कई सौ हजारों वर्षों बाद वो उनमें एक और जनन अंग विकास हो गया, उसको कहते हैं हम लैंगिक जनन, ठीक है। यही जीव आगे चल के विकास करेंगे, फिर एवोल्यूशन आएगा, फिर विकास करेंगे, एवोल्यूशन आएगा, धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा, और अंत में वो लैंगिक जनन, उनमें लैंगिक तंत्र जन्म लेगा। और ये जनन तंत्र जो ही कि सजीव का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें जो जीव पाए जाएंगे अलैंगिक जनन में, ये बहुत ही समान दिखाई देते हैं, अर्थात जनक के ही जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बोले तो फोटो कॉपी दिखाई देंगे। लेकिन अलैंगिक जनन में जो होगा इनमें भिन्नता उत्पन्न होगी, या इसमें विषमता उत्पन्न होगी, ठीक है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं जनन के महत्व क्या क्या है, क्यों सभी जीव जनन करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिएगा जनन का महत्व कुछ जीवों में कैसे होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सभी जीवों का जो जनन का महत्व है, क्यों जनन करते हैं, उनकी जनन की प्रक्रिया में अगला प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है जनन जनन द्वारा जीव अपनी ही जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को पैदा या फिर उत्पन्न करते हैं तथा संख्या में वृद्धि करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई जीव है, यहाँ पर कोई जीव है, ये जनन किया, ठीक है। कई जीव एक ही जनन करते हैं, मतलब एक ही जीव को उत्पन्न करते हैं, कई जीव बहुत सारे जीवों को लगातार धीरे उत्पन्न करते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बताओ आप, ये जीव एक है, सिंपल से एक जीव है, ये यहाँ से जनन किया, एक जीव से दो जीव में बट गया, ठीक है। अब आप बताओ, क्या ये संख्या में वृद्धि नहीं किया? यहाँ पर सिर्फ इस वाली पीढ़ी में एक ही जीव था, अगली वाली पीढ़ी में दो जीव हो गए, ठीक है। इसमें एक जीव है, इसमें दो जीव हो गए, क्या इस संख्या में वृद्धि नहीं किया? वृद्धि किया ना। तो ये ऐसी जाति, ये अपनी ही जाति की निरंतरता को बना रहा है लगातार। अब आप सोचो, खुद ही सोचो, जरा सा दिमाग लगाओ, ये जीव जो है, अब क्या ये अगले जो भी जीव को उत्पन्न करेगा, क्या एक ही जीव को उत्पन्न करेगा? बोलोगे नहीं सर, एक से अधिक भी जीव उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं दो जीवों को उत्पन्न किया। अब आप सोचो कि तीसरी पीढ़ी जब आई इसकी, तो उसमें चार जीव उत्पन्न हो गए। पहली पीढ़ी में एक जीव था, दूसरी पीढ़ी में दो जीव थे, तीसरी पीढ़ी में चार जीव हो गए।
ऐसे लगातार गुणन होता जाएगा, द्विगुणन होता जाएगा, लगातार उत्पन्न, ये पैदा और उत्पन्न करते रहेंगे, लगातार जीवों का निर्माण करते रहेंगे। तो ये अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। और अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण माता पिता से संतानों में वंशागत होते हैं, जिससे संतान अपने जीवन जनकों के समान दिखती है। अब आप बोलोगे सर कि वंशागत होते हैं, वंशागत का मतलब क्या होता है? बाबू याद रखना, इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर, सॉरी इसके बाद वाले जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकता, अर्थात जो मेंडल का नियम वाला है, उस वो वाला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के आनुवंशिकता वाला टॉपिक देख लीजिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, आनुवंशिकता के जो भी सिद्धांत दिए गए वो क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं आनुवंशिकता वाले टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सभी जीव का, जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, सभी पृथ्वी पर जितने भी पाए जाते हैं, सबका कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। बोलोगे सर कैरेक्टर क्या? लक्षण होता है बच्चों, लक्षण। जैसे हमारे में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हमारे पिता से मैच करते हैं। चाहे कलर, रंग हो, हमारी स्किन का रंग हो, चाहे आवाज हो, चाहे कद हो, चाहे कोई ना कोई ऐसा लक्षण है, चाहे आंखों का रंग हो, बालों का, हेयर की स्टाइल हो, या फिर थोड़ा सा भी आंखों का रंग, कुछ भी ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमारे पिता से हमारे मैच करते हैं। उदाहरण आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक जनक है, बोलोगे हाँ सर, इसको हम मान लेते हैं ये मेल है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेल है, और एक जनक और है, ये है फीमेल। वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का ट्रांसफर होना। यहाँ पर वंशागत होने का मतलब क्या है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि मेंडल वाला नियम है। आप इसका नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पीढ़ी में स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। जो लक्षण होंगे वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, तब हम उसको कहेंगे हम वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो वंशागत हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दो जीव हैं, एक को हम मान लेते हैं मेल है, दूसरे को मान लेते हैं फीमेल है, ठीक है। अब ये दोनों जीव जब भी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, या फिर दोनों जो क्रॉस करेंगे, तब इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी वो बिल्कुल जनक से भिन्न होगी। बोलोगे सर कैसे भिन्न होगी? देखिए, कोई भी जीव है, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, वो मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य में हम बता रहे हैं आपको, जो मनुष्य होता है इनमें जो गुणसूत्र होता है उनकी संख्या होती है 46, टोटल होती है 46। अर्थात अगर इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा गुणसूत्र में, सॉरी, जो इनमें केंद्रक लैंगिक कोशिका है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये बनाएंगे 23, ठीक है। जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 23 गुणसूत्र इसमें आए, अर्थात गुणसूत्र का विभाजन मतलब आधे गुणसूत्र नीचे आएंगे और आधे गुणसूत्र इधर बढ़ जाएंगे, 23 इधर आए, 23 इधर आए। फिर इसमें भी सेम वही अर्धसूत्र विभाजन होगा, 23 इधर आएंगे, 23 गुणसूत्र इधर आएंगे, ठीक है। बोलो वैसे, ठीक है। अब ये बताओ, ये मेल का है, अर्थात यहाँ पर कुछ गुणसूत्र ऐसे रहेंगे, राइट। ये फीमेल का है, अर्थात इसमें बनेगा अंडाणु, ये इसमें बनेगा शुक्राणु, इसमें महिला में बनेगा अंडाणु। जब ये शुक्राणु इनकी कोशिका को संलयित करेगा, इनको कोशिका को फ्यूज करेगा, अर्थात जब इन दोनों का आपस में मिलन होगा, तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? निषेचन कहेंगे। अब निषेचन के तुरंत बाद निर्माण होता है युग्मनज का। ये हो गई, ये निर्माण हुआ, इन दोनों के मिलने से बना युग्मनज। बोलोगे सर युग्मनज क्या है? तो बच्चों याद रखना, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज क्या है कि जब दो अगुणित कोशिका आपस में फ्यूज होते हैं, निषेचित होते हैं, तो आगे आने वाले जो प्रोसेस होता है, जो भी संरचना का निर्माण होता है, उस संरचना का नाम है युग्मनज, ठीक है। इसमें नर और मादा के जो केंद्रक हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये प्रक्रिया युग्मनज बन जाएगी, ये संरचना युग्मनज बन जाएगी। अब यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। यही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करेगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हम आपको समझाने वाले क्या है
कि जनक जो है वंशागत होता है, जिससे संतान अपने जनक के समान दिखती है, ठीक है। और ये अनुवांशिक लक्षण है, ये माता पिता से संतानों में ट्रांसफर कैसे होते हैं, वंशागत कैसे होते हैं। अब आप जरा सोचो, ये जो जनक है इसका कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई लक्षण होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि आंखों का रंग, बोलोगे हाँ सर ठीक है, आंखों का रंग ये इसके गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। माता में भी मान लेते हैं बालों का जो करली होता है, बाल जो घुंघराले हो जाते हैं उसको कहते हैं करली बाल, ठीक है। बालों का करली होना, करली बाल या फिर घुंघराले बाल, यहाँ पर हम घुंघराले लिख दे रहे हैं, ठीक है। माता मान लेते हैं माता का घुंघराला बाल है, घुंघराला, ठीक है। अब जब इन दोनों का लक्षण आपस में मिलेगा तो जो आने वाली संतान होगी, जो भ्रूण का निर्माण होगा यहाँ पर, इस भ्रूण में पिता के भी लक्षण दिखाई देंगे और माता के भी लक्षण दिखाई देंगे। दोनों के लक्षण कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो संतान होगी ये बिल्कुल जनक से भिन्न होती है, बिल्कुल फेस टू फेस एकदम सेम टू सेम फोटो कॉपी कभी नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि माता के भी कुछ लक्षण आ रहे हैं और पिता के भी कुछ लक्षण आ रहे हैं। अब आप जरा दिमाग लगाओ, जब दो लक्षण आपस में मिलते हैं, दो लक्षणों का आपस में संयोग होगा, तब आने वाली जो नया लक्षण होगा वो बिल्कुल पहले वाली जनक से बिल्कुल ही भिन्न दिखाई देगी, ठीक है। इसी को कहते हैं भिन्नता, या फिर इनमें वेरिएशन दिखाई देता है, बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देते हैं। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जनक द्वारा संतान में कुछ भिन्नताएं भी आती हैं। यह भिन्नताएं जैविक विकास का आधार होती हैं। हम आपको यही बताएं कि इनमें जो भिन्नताएं आएंगी, ये भिन्नताएं क्या होंगी? ये जैविक विकास का आधार होंगी। सबसे पहले आप याद रखिए, इसके पहले वाले जो लेक्चर बताए थे थोड़ा सा, उसमें बताए थे कोई एक आद्य बैक्टीरिया नाम लिए थे। वो आद्य बैक्टीरिया धीरे धीरे विकास किया, एवोल्यूशन है, विकास किया लगातार। उसमें आने वाली जो लगातार विकास कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी भिन्नताएं भी प्रकट हो रही थी, बहुत सारी लगातार भिन्नताएं प्रकट हो रही थी, जो कि जैविक विकास अर्थात जीवों के विकास का आधार होती हैं। अगर भिन्नताएं नहीं होंगी तो उनमें जैविक विकास का आधार आपको कभी नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मान लीजिए हमारा जो इंसानों वाली पीढ़ी आ रही है, इस पीढ़ी के पहले ना कोई जीव होगा। बोलो कि सर हाँ बंदर। हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर नहीं, दरअसल वो होते हैं कपी। तो एक कपी, देखो यहाँ पर मान लो कोई बंदर है, यहाँ से जब दो बंदरों में विकास होगा तो एक बनता है कपी, दूसरा बनता है बंदर। थोड़ा सा अगर चेंज होगा तो कपी बनेगा और दूसरे बनेंगे बंदर। बंदरों में पाई जाती है पूंछ, कपी में पूंछ नहीं पाई जाती है। तो हमारा जो पूर्वज है वो है कपी, याद रखना। तो हमारे पूर्वज कौन है? कपी, ठीक है, बंदर नहीं है। बंदर की प्रजाति पूर्ण रूप से अलग हो गई। ये पहले बंदर थी, यहाँ पर हमारी प्रजाति उसके पहले बंदर थी, लेकिन बंदर से जो आया वो बना कपी। इनके पास पूंछ थी, इस वाले के पास पूंछ थी, लेकिन आने वाला जो था इसमें थोड़ा सा विकास है, थोड़ा सा भिन्नता दिखाई दी, उनमें जो भिन्नता दिखाई दी, और यही भिन्नता क्या कहलाई? इसको अलग प्रजाति में रख दिए, जिसका नाम है कपी, ठीक है। इसी कपी से निर्माण हुआ इंसानों की प्रजाति का। कोई दिक्कत यहाँ तो क्लियर होना चाहिए आपका। अब अगला देखते हैं, चौथा, भिन्नताएं जातीय स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी होती हैं। क्या बोल रहा है कि भिन्नताएं जातीय स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं या उपयोगी होती हैं। अब बोलोगे सर कैसे? मान लेते हैं हमारे अंदर कोई भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है, अब लगातार हम यही कॉपी फोटोकॉपी करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी उत्तरजीविता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। अर्थात उन लोगों को नहीं लगेगा कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी थी, हमारे जो पूर्वज थे, मान लेते ये एक कोई पूर्वज है, ये कोई है, ये कोई है, ये कोई है, ये कोई है। अब देखो अंततः यहाँ पर हम मान लो आ गए, ठीक है, यहाँ पर एक जीव आ गया। अब ये जीव पहले जैसे सेम कंडीशन में था, इसके पहले वाले भी सेम वैसे था, इसके पहले भी सेम वैसे था, इसके पहले भी सेम वैसे था, सेम टू सेम बोल के वैसे हो रहे हैं। तो अब आप बताओ, ये वाला सोचेगा क्या कि हमारा पूर्वज कौन है? यही है। अर्थात इसके लक्षण इसमें प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। तो आप बताओ ये क्या ये उसकी उत्तरजीविता, स्पीशीज की उत्तरजीविता के बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो ये फोटोकॉपी सेम टू सेम, यहाँ पर ये संतानें हुई, यहाँ पर भी सेम संतान है, यहाँ पर भी सेम संतान हो रही है, इसमें भिन्नता प्रकट कहाँ हो रही है? अगर भिन्नता जब तक नहीं आएगी तब तक लगेगा ही नहीं कि इन जीवों में विकास हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है तक। आशा करते हैं आपको ये जो जनन का महत्वपूर्ण है, जो महत्व है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जनन।
जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उस जनन के पहले हम क्लासिफाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम जनन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि जनन के जो क्लासिफाई है, इसको वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो याद रखना, जनन को सजीवों को देखते हुए दो भागों में वर्गीकृत किया गया। किस आधार पर? सजीवों के जनन के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला जो जनन था वो अलैंगिक प्रकार का था, दूसरा जो जनन था वो लैंगिक जनन था, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनमें कुछ भिन्नता होती है। देखिए, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है या फिर युग्मक नहीं बनता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक बनता है। बोलोगे सर युग्मक क्या है? तो युग्मक जरा थोड़ा सा समझ लीजिए, आप ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। युग्मक को हम बहुत ही ज्यादा कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो याद रखना बच्चों कि नर और मादा में ये कोई नर है, ये कोई मादा है। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, कब? अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्माण होता है युग्मक का। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक का निर्माण होता है। और याद रखना, जो ये युग्मक का निर्माण होगा, ये कैसा होगा? अगुणित होगा। अर्थात इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो उनकी संख्या कैसी रहेगी? आधी रहेगी। अगुणित मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी होना। यहाँ पर जो भी गुणसूत्र होगा उनमें गुणसूत्र की संख्या कैसी रहेगी? एन रहेगी, सिंगल एन। ठीक है, अगर हम कहेंगे द्विगुणित है तो उसके बाद 2n होगा। द्विगुणित मतलब 2n, अगुणित मतलब n। तो जो निर्माण होगा इन दोनों में, वो युग्मकों को जो युग्मक बनेंगे उनमें युग्मकों का जो केंद्रक रहेगा वो अगुणित रहेगा, अर्थात वो आधा ही रहेगा। गुणसूत्र की संख्या उसमें आधी रहेगी। युग्मक बनता है, उसमें युग्मक इसमें युग्मक नहीं बनता, उसमें युग्मक बनता है। यहाँ पर एक देखना, यहाँ पर युग्मक नहीं बनता जो है ये आपका गलत हो रहा है। यहाँ पर युग्मक सिर्फ बनेगा। याद रखना, युग्मक जो नहीं लिखा है उसको युग्मक बनता है। यहाँ पर निषेचन नहीं होता है। क्या है? इसमें निषेचन नहीं होता है, उसमें निषेचन भी होता है। सॉरी, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, इसको भी आप काट लीजिएगा, इसको भी आप काट लीजिए, गलत काट लीजिएगा। इसमें निषेचन नहीं होता, जबकि उसमें निषेचन होता है। अगर इसमें युग्मक नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है निषेचन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। उसमें युग्मक बन रहा है, दो युग्मक बन रहा है, एक बनेगा नर वाला, एक बनेगा नर वाला, एक बनेगी मादा वाला। जब इन दोनों का मिलन होगा, ये दोनों का मिलन होगा, तब जाकर इस प्रक्रिया का हम निषेचन कहेंगे। और यही निषेचन के बाद निर्माण होता है युग्मनज का। वही युग्मनज विकसित होकर विकास करेगा, दे दनादन कोशिकाओं का विभाजन होगा तो निर्माण कर देगा भ्रूण का। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है और लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता दे रहे हैं। अलैंगिक जनन का कोई प्रकार होता ही नहीं है, उसमें दो सिर्फ विपरीत लैंगिक लक्षण वाले जीवों की आवश्यकता होती है। सर बोलोगे कौन से दो विपरीत लैंगिक लक्षण? तो याद रखना, उस लैंगिक जनन में एक नर की आवश्यकता होगी, दूसरी मादा की आवश्यकता होगी। तो दो विपरीत लैंगिक लक्षण वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एक ही प्रकार का जनक रहेगा, वो दे दे फोटो कॉपी करेगा, अपने जैसे संतान को वो जन्म दे देगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो जो अलैंगिक जनन का प्रकार है, सबसे पहला है विखंडन। ठीक है, विखंडन को हम फिजन कहते हैं, दूसरा मुकुलन है, इसको बडिंग कहते हैं, पुनरुद्भवन है, इसको रीजेनरेशन कहते हैं, फोर्थ है बीजाणु जनन, इसको स्पोरुलेशन कहते हैं, पांचवा है खंडन, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, छठवा है कायिक जनन या फिर इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जो छठा वाला पॉइंट है ये को कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन भी इसको कहते हैं। बस आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोलोगे सर हमारी बुक में कुछ और लिखा है, आप कुछ और बता रहे हैं। तो कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन दोनों का मतलब वही है। प्रवर्धन मतलब होता है डिवाइड कर देना या फिर काट कर जन्म दे देना, उसी को हम प्रवर्धन कहते हैं। और जनन भी तो वही सेम टू सेम है। अब सोचो कि यहाँ से कोई एक गुलाब का पौधा है, इसको काटोगे, दूसरी जगह गुलाब को लगा दोगे, क्या यहाँ से एक गुलाब से दो गुलाब का जन्म नहीं हुआ? ये जनन नहीं कहलाएगा? तो ये भी जनन कहलाएगा। आप चाहे इसको कायिक प्रवर्धन बोलो, ये काट कर भी जन्म इसको दे रहे हैं, और चाहे इसको आप कायिक जनन बोलो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं एक एक पॉइंट पर, एक एक विखंडन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे मुकुलन पुनरुद्भवन, इसका एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
यहाँ पर ध्यान देना, अलैंगिक जनन होता क्या है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अर्थात हम आपको बताए हैं, या तो जो जन्मदाता होगा, जो जिससे किसी अन्य जीव का निर्माण होगा, वो सिर्फ एक ही प्रकार का जीव होगा, या तो नर होगी या फिर मादा होगी। इसमें नर और मादा कोई भी इसमें विभेदन नहीं होता है, दोनों दोनों एक ही में ही पाए जाएंगे। उसमें नर और मादा का कोई झंझट नहीं होता अलैंगिक जनन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह जनन केवल असूत्रीय समसूत्री कोश के विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक नहीं बनती है। पहले जनन में बताएं, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें असूत्रीय तथा समसूत्री विभाजन के द्वारा कोई भी अगुणित युग्मक नहीं बनता, अर्थात यन जो होता है ये नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट, युग्मनज भी नहीं बनता है इसमें। जब युग्मक नहीं बनेगा, अगुणित युग्मक नहीं बनेगा। अब आप सोचो, ये एक अगुणित युग्मक है, एक अगुणित युग्मक क्या है, ये नर का है, ये है मादा का। ठीक है, ये नर का है, ये मादा का है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये बनेंगे द्विगुणित, 2n बनेंगे। लेकिन इस वाले जनन में, जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता पड़ती है, अब आप बताओ उस वाले जनन में, सॉरी लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक नर एक मादा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक रहेगा तो उसमें अगुणित युग्मक का ही निर्माण नहीं होगा। अगर युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन की प्रक्रिया कैसे पॉसिबल है? निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी, न तो युग्मक बनेगा न तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। फोर्थ पॉइंट है, पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है, बोलोगे सर कैसे बनता है? मान लेते ये कोई अमीबा है, अमीबा में बता दे रहे हैं, एक अमीबा है, ये किया विभाजन। बोलोगे सर विभाजन कैसे करेगा? तो ये अपनी कोशिका द्रव्य में थोड़ा सा वृद्धि करेगा, कोशिका द्रव्य में वृद्धि करेगा। तो ये इसका जो केंद्रक होता है, पहले केंद्रक विभाजित होगा 2 भागों में। बोलोगे हाँ सर, केंद्रक विभाजित होगा 2 भागों में, फिर धीरे धीरे केंद्रक क्या करेगा, एक केंद्रक धीरे धीरे ध्रुवों पर ये खींचता हुआ चला जाएगा। तो इससे एक जीव से एक अमीबा यह बन गया और एक अमीबा ये बन गया। ऐसे एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये 2 केंद्रक हैं, ये 2 केंद्रक अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। एक केंद्रक इसमें बढ़ जाएगा, एक केंद्रक इस वाली कोशिका में बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया, पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, अंगूर तथा केले में अलैंगिक जनन द्वारा जनन संभव है। याद रखना, हम आपको ये जो 3 उदाहरण बताए हैं, इसमें कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि फर्न है। बोलोगे सर फर्न क्या है? ये एक आवृत अनावृत बीजी पौधा बहुत बड़ा होता है, फर्न है। मॉस है, ठीक है, मॉस है, ये भी क्या है, पौधा है। म्यूकर है, म्यूकर, ये भी क्या एक प्रकार का कवक है, म्यूकर। इन सब जीवों में अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, और साथ साथ कुछ पौधों में लैंगिक जनन भी होता है। बट आप थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बना के रखिए, हम इन सबको समझाएंगे विधिवत आपको। ठीक है, अगला है 6ठा पॉइंट, इस विधि द्वारा जनन कम समय में व तेजी से हो सकता है। इसमें अब आप सोचो जरा सा, इसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एक जनक से वो आवश्यकता होगी। एक जनक क्या करेगा, नए जीव को जन्म देगा। नए जीव को जैसे जन्म देगा, वो जीव कैसा हो जाएगा, फिर से विकास करेगा। कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में वो विकास कर लेगा, और विकास करके फिर से नए जीव उत्पन्न कर देगा। ये जैसे अमीबा है, ये जनन किया, एक अमीबा से 2 अमीबा निकला, फिर कुछ दिन बाद ये अमीबा से एक अमीबा और बन जाएगा। यहां से भी एक अमीबा इधर बन जाएगा, एक अमीबा इधर बन जाएगा। अर्थात इसमें जो जनन होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, इसमें कोई युग्मक बनने की कोई झंझट नहीं होता, इसलिए इसमें तेजी से होता है। अगला देखते हैं 7वां पॉइंट, नए किस्में विकसित नहीं होती हैं। हाँ, ये एक सबसे बड़ी इसकी हानि है, या फिर सबसे कहते हैं इसको इसमें कि सबसे बड़ा इसका दुर्भाग्य है कि इसमें अगर ये अमीबा इसके जैसी दिख रही है तो बिल्कुल सेम टू सेम अपने जनक के जैसे भी दिखेगी। इसमें कोई भी जैविक विकास मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो किस्में होती हैं वो विकसित, पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हो पाती, नई किस्में नहीं उत्पन्न हो पाएंगी। अर्थात अगर ये अमीबा अपने जनक के जैसे दिख रहा है तो यही अमीबा अपने पूर्वज के जैसा भी दिखेगा, यही अमीबा इसके पहले पूर्वज के जैसे भी दिखाई देगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल फोटो कॉपी दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे गुलाब का पौधा ही मान लेते हैं, गुलाब का पौधा आपने काटा, बिल्कुल काटा, अलैंगिक जनन वाला प्रकार बता रहे हैं, गुलाब का पौधा आपने काटा, उसको एक जगह रोपित कर दिया। अब आप बताओ, क्या उत्पन्न होने वाला जो नया गुलाब का पौधा होगा, क्या वो जनक गुलाब के पौधे से मैच नहीं करेगा? बोलोगे सर मैच तो करेगा, उसमें भिन्नता उत्पन्न ही नहीं होगी, बिल्कुल सेम टू सेम उसमें दिखाई देते हैं।
दैट्स इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अलैंगिक जनन। अब हम चलते हैं लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लैंगिक जनन में देखिएगा क्या क्या निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होगी। अलैंगिक जनन में 1 जनक था, लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होगी। इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनेगा। हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए कोई जनक है, पहले सबसे पहले जनक है। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब इसमें अगुणित केंद्रक का निर्माण होगा, इसमें भी अगुणित केंद्रक का निर्माण होगा। कोई 1 जनक और है, इसमें भी अगुणित केंद्रक का निर्माण होगा, इसमें भी अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, अब यही अगुणित केंद्रक जब भी इनका संलयन होगा, एक यहाँ से मिला, एक जनक से मिला, दूसरा एक जनक से मिला, जब इनका संलयन होगा तब बनेंगे द्विगुणित युग्मनज, सॉरी द्विगुणित बनेंगे। और द्विगुणित बनने वाली जो संरचना होगी इसको हम युग्मनज कहेंगे। ठीक है, इसमें थर्ड वाले में क्या है, अगुणित युग्मक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये बताओ, अब अगुणित युग्मक है, ये भी है, ये भी है। अब जब ये मिले तब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ, ये संरचना क्या कहलाए, युग्मनज कहलाए। अब आगे देखो, युग्मनज से नए जीव को विकास होता है। अब यही युग्मनज क्या करेगा, विकास करेगा। अब विकास करने के बाद ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। अब भ्रूण धीरे धीरे विकास करेगा, भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 5वां है, केवल बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन हो सकता है। हम आपको क्या बताएं कि जो लैंगिक जनन होगा इसमें 2 जीवों की आवश्यकता होगी। अगर कोई भी पौधा है उसमें अगर लैंगिक जनन कराना है तो एक नर वाला भाग चाहिए, एक मादा वाला भाग चाहिए। ये आपका एक पौधा बना दिए हैं, इसमें नीचे भी एक संरचना पाई जाएगी। ये इसकी पंखुड़ी हो गई, ठीक है, ये पत्तियां हो गई जो कलरफुल होती है। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है आपका पुंकेसर वाला भाग, अर्थात पुष्प का जो नर वाला भाग होता है ये पुंकेसर वाला भाग कहलाता है। ठीक है, जो साइड में 1 2 3 4 की संख्या में इसमें पाया जा रहा है। अन्य पुष्पों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। और जो बीच वाली संरचना है आपको जो मटके जैसे सुराही जैसे दिख रही है, ये सुराही वाली संरचना आपका स्त्री केसर होता है, अर्थात इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसमें पुरुष वाले में पुंकेसर अर्थात नर युग्मक का निर्माण होगा, स्त्री केसर वाले भाग में स्त्री युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, इस विधि द्वारा जनन अधिक समय लगता है। विभिन्न इसमें क्या है, इस विधि में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो जो उसमें ज्यादा समय जो है होता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जबकि अलैंगिक जनन में समय बहुत ही कम लग रहा था। दे दनादन, जैसे कोई जीव है फोटोकॉपी किया, नए जीव का निर्माण किया। अमीबा एक अमीबा था, थोड़ा आकार में वृद्धि किया, एक अमीबा से 2 अमीबा में कब बढ़ गया हमें पता ही नहीं चला। फिर वही अमीबा फिर दे दनादन विभाजन करता रहेगा, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता रहेगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें पहले युग्मक बनेगा, युग्मक के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, फिर उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा, वो भ्रूण विकास करेगा, फिर नए जीव का निर्माण करेगा। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इस वाले जनन में। ठीक है, लैंगिक जनन वाले में। 7वां पॉइंट है, भिन्नताओं के एकत्र होने से नए लक्षण वाले जीवों का विकास होता है। जब 2 जीव आपस में मिलेंगे, आपस में उनका संलयन होगा, आपस में उनका मिलन होगा, तब दोनों जीव के द्वारा उत्पन्न होने जो संतान होगी उसमें बहुत ही ज्यादा भिन्नताएं आपको दिखाई देती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार पर। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं उनका विधिवत एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिएगा, अलैंगिक जनन का सबसे पहला प्रकार जो होता है वो है विखंडन। बोलोगे सर विखंडन होता है क्या है? विखंडन के इंग्लिश में हम कहते हैं फिजन। अब फिजन इस विधि में याद रखना, इस विधि में एक कोशिकीय जीव समसूत्री कोश के विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक संतति जीव में विभाजित हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई जीव है, ठीक है, यहाँ पर एक जीव हमें बना दे रहे हैं अमीबा। ये क्या करेगा? बोलोगे सर ये असूत्री विभाजन कर रहा है। कौन सा? असूत्री या फिर समसूत्री विभाजन करेगा। अब ये असूत्री और समसूत्री विभाजन द्वारा ये एक अमीबा से 2 अमीबा कब बढ़ जाते हैं? देखिए, पहले ये क्या किया, पहले सर बोलेंगे कि ये केंद्रक विभाजन करेगा। ठीक है सर, ये केंद्रक विभाजन किया। ये देखो, ये यहाँ पर एक केंद्रक 2 केंद्रक में कब बढ़ रहा है? हमें इस प्रक्रिया को पता, हमें ये प्रक्रिया पता ही नहीं चल रही है। एक केंद्रक 2 केंद्रक में विभाजित हो गया। फिर आगे आएगा यही, फिर कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, कोशिका विभाजन के द्वारा एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण कब हो गया ये हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये ऐसे प्रकार के जनन आपके कहलाएंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है केंद्रक, यहाँ पर भी बन रहा है क्या? केंद्रक। अब ये केंद्रक क्या करेगा? अब सोचिए जरा सा, ये एक जीव था, एक जीव से एक जीव और भी विभाजित हो गया। यहाँ पर
दो जीवों का निर्माण हो गया। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस। अब इसमें एक पॉइंट आपको बता देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको नोट करके लिख लीजिएगा कि सभी एक कोशिकीय जीव, क्या बोले कि सभी एक कोशिकीय जीव को अमर माना गया है। बोलोगे सर ये क्या बक रहे हैं? तो याद रखना बच्चों कि जो भी जीव होते हैं, पृथ्वी पर जितने जीव पाए जाते हैं, उनका जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, फिक्स है। उनकी कोई ना कोई जीवन अवधि होगी, वो उस जीवन अवधि के बाद वो मर ही जाएंगे। जैसे इंसानों का जन्म होता है 70 साल की औसत आयु, कोई कोई 110 वर्ष 120 वर्ष ऐसे जीवित रह जाता है, लेकिन जन्म हुआ तो उनकी मृत्यु भी फिक्स है, वो मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन आपको बता दे रहे हैं, नोट करके लिख लेना कि सभी एक कोश की जीव, हम क्या बोले कि सभी एक कोश की जीव वो अमर होते हैं। ठीक है, अमर होते हैं। बोलोगे सर अमर कैसे होते हैं? आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि अमर कैसे होते हैं। हम मान ही नहीं सकते कि अमर भी होते हैं। तो जरा बच्चों दिमाग लगाओ, एक अमीबा है, हम एक अमीबा को उदाहरण ले रहे हैं, चाहे पैरामीशियम के ले लो, चाहे यूग्लिना के ले लो, चाहे किसी भी जीव को ले लो, लेकिन एक कोश की जीव होना चाहिए, ये शर्त है। ये अमीबा है, इसको जनन करना है। हाँ बोलोगे हाँ सर, ये थोड़ा सा अपने आकार में वृद्धि करेगा। ठीक है, जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में थोड़ा सा अपने वृद्धि करेगा और उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, जब अगला प्रोसेस आएगा, वो अमीबा थोड़ा धीरे धीरे केंद्रक विभाजित करेगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया, जीव द्रव्य में बढ़ोतरी की, वृद्धि की, तो बड़ा हो गया थोड़ा सा। दूसरे स्टेप में यही अमीबा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा आकार में बढ़ रहा है, और बड़ा होने के बाद ये क्या कर रहा है, केंद्रक को विभाजित कर रहा है। बोलोगे हाँ सर, केंद्रक को विभाजित किया। अब वही अमीबा है, आगे चल करके ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। यही अमीबा है जो कि दो भागों में डिवाइड हो गया। अब आप बताओ, क्या इस अमीबा की मृत्यु हुई? बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर तो मृत्यु दिखी ही नहीं हमें, क्योंकि यही अमीबा है, ये दो भागों में बट गया। अब आप बताओ इसकी मृत्यु हुई कहाँ पर? मृत्यु तो हुई नहीं है। तो अब इसीलिए एक कोश की जीवों को अमर कहा गया है। उनकी मृत्यु होगी ही नहीं, वो जनन करेंगे, जनन करने के बाद कोश का विभाजन करेंगे। भैया कोश के विभाजन करेंगे तो एक जीव से नए जीव का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसीलिए सभी एक कोश की जीवों को अमर कहा गया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसका देख लीजिए कैसे ये जनन कर रहा है। देखिए एक अमीबा है, ये पहले क्या कोशिका में वृद्धि किया, थोड़ा सा वृद्धि हुआ। अब देखो ये धीरे धीरे कैसे केंद्रक विभाजित हो रहा है। केंद्रक विभाजित हुआ, जस्ट तुरंत बाद क्या विभाजित हो रहा है, इसका पूरी तरह से कोश के विभाजित होकर के अलग हो रही है। ठीक है, बिल्कुल अमीबा में जनन ऐसे ही होता है कि एक अमीबा रहेगा, वृद्धि करेगा, फिर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उदाहरण में इसको देख लेते हैं। कुछ है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु आदि, ये सब के सब कैसे हैं, एक कोश की जीव हैं। इन सब में अलैंगिक जनन प्रकार का जनन होता है। अब याद रखना, अलैंगिक जनन यह दो प्रकार से होता है। पहला है द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। पहला द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम द्विविखंडन और बहुविखंडन कैसे होते हैं उनको हम समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर द्विविखंडन है। द्विविखंडन मतलब क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन। फिजन मतलब होता है विखंडन, बाइनरी फिजन मतलब होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है कि देखिए, द्विविखंडन में पैतृक जीव समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दो संतति जीवों में विभाजित होता है। अभी जैसे आपको हम अमीबा वाला बताए, वो अमीबा क्या किया, यहाँ पर देखो, जैसे एक अमीबा है, ये थोड़ा सा अपने आकार में वृद्धि किया। अब वृद्धि करने के बाद ये धीरे धीरे केंद्रक विभाजित होना शुरू किया। पहला अमीबा केंद्रक विभाजन शुरू हुआ, अभी केंद्रक पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब केंद्रक विभाजन के जस्ट तुरंत बाद निर्माण होगा किसका, शुरू हो जाएगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा तो अंततः एक अमीबा से दो संतति अमीबा का निर्माण हो जाएगा। जो जन्म करने वाला जीव होगा इसको कहेंगे हम जनक जीव। क्या कहेंगे इसको? हम जनक जीव कहेंगे। लेकिन जिसका निर्माण होगा उस जीव को हम कहेंगे संतति। ठीक है, याद रखना, इस जीव को क्या कहेंगे हम? संतति जीव कहेंगे। यहां से ये अमीबा है, दो जीवों में विभाजित हो गया। ठीक है, ये दो जीवों में विभाजित हुआ। इस दोनों जीवों का हम क्या कहेंगे? ये है जनक जीव, संतति जीव है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? संतति जीव हैं। याद रखना, जन्म देने वाला जनक कहलाएगा, जबकि जो उत्पन्न होने वाला होगा उसे हम कहेंगे संतति जीव। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बाइनरी फिजन होता है, इसके कुछ उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया आदि। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अमीबा और पैरामीशियम में इसको हम आपको बता दिए हैं। अब लिस्मानिया में थोड़ा सा देख लेते हैं, लिस्मानिया में जनन कैसे होता है।
ये देखिए, ये आपका लेशमानिया का चित्र है। लेशमानिया में कैसा हो रहा है, उदाहरण सेम है, सब कुछ वही सेम है, बस लेशमानिया का जो चित्र है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, यूग्लिना के जैसे दिखाई देता है। ये लेशमानिया, इसमें एक केंद्रक है। बोलोगे हाँ सर, इसको विभाजन करना है, ठीक है। और विभाजन भी कैसे करना है, द्विविखंडन द्वारा विभाजन करना है। तो द्विविखंडन में क्या करेगा, ये पहले ये जो साइड साइड में आपको दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लंबा वाला सिरा, इस वाले सिरे को कहते हैं हम फ्लैजेला। क्या कहेंगे इसको बच्चों, फ्लैजेला। ये जो है सिर्फ फ्लैजेला फ्लैजेला का है। पहले फ्लैजेला दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक फ्लैजेला दो फ्लैजेला, ठीक है। इस वाले में फ्लैजेला एक ही है, दूसरे वाले में दो दिखाई दे रहा है। अब ये धीरे धीरे दूसरा वाला वृद्धि करेगा और साथ ही साथ एक केंद्रक से दूसरा केंद्रक भी डिवाइड होना शुरू हो गया है। अब अगले स्टेप में केंद्रक डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, फ्लैजेला भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब निर्माण, अब विभाजन क्या करना है, बोलोगे सर कोशिका विभाजन करना है, क्योंकि कोशिका विभाजन एक कोशिका ही तो है ना ये। अब ये धीरे धीरे डिवाइड करेगा, यहाँ से एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होना चालू हो गया है। अब अगले स्टेप में ये पूर्ण रूप से केंद्रक एक कोशिका में आ जाएगा, एक केंद्रक उस कोशिका में चला जाएगा। तो धीरे धीरे पूर्ण रूप से ये दो भागों में बंट जाता है। यह प्रक्रिया बाइनरी फिजन या द्विविखंडन कहलाती है, ठीक है। द्विविखंडन बच्चों याद रखना, ये वाला विखंडन, ये वाला विखंडन, ये बच्चों ये होगा कैसा, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में होगा ये निर्माण, ये जनन। बोलोगे सर अनुकूल परिस्थिति कब है, जरा आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। अभी आप चल रही है ठंड, ठंड के समय में आप वातावरण के प्रति अनुकूल रहने के लिए क्या करते हैं, बोलोगे सर हम स्वेटर पहनते हैं, तब जाके हम ठंडी को हम अपना झेल पाते हैं। अगर हम स्वेटर ना पहने तो ठंडी हमारे लिए प्रतिकूल होगी कि नहीं, बोलोगे हाँ सर ठंडी प्रतिकूल होगी। लेकिन गर्मी में क्या होता है, गर्मी में आप गर्मी से बचने के लिए सिंगल शर्ट पहनते हो, वो आपको अनुकूल बनाती है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर गर्मी भी एक सिंगल शर्ट पहनेंगे तो हम गर्मी के अनुकूल रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बोल दोगे आप रजाई ओढ़ो, साल ओढ़ो, स्वेटर पहनो, जैकेट पहनो, तो क्या आप गर्मी के अनुकूल रहोगे कि प्रतिकूल, बोलोगे सर वो प्रतिकूल हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसको पहनने से बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो द्विविखंडन है, कहीं ना कहीं इसमें जो जब भी जनन के करने की प्रोसेस आएगा तो ये अनुकूल परिस्थिति होगा, वातावरण भी अनुकूल होगा और इसको प्रॉपर रूप से भोजन भी मिलेगा, क्योंकि जनन करते हो तो इसको पोषण की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तब इसको लगातार अगर पोषण मिल रहा है, बोलोगे हाँ सर तब इसके लिए अनुकूल होगा। वातावरण इसका ठीक है, बोलोगे हाँ सर वातावरण इसका ठीक है तब भी अनुकूल है। अगर तापमान सही है, तापमान उचित है, तब भी ये सही है, तब भी ये अनुकूल परिस्थिति है। तो तीन परिस्थिति बताए जो कि इसके प्रति ये अनुकूल होगा, तभी ये विभाजन कर पाएगा। अन्यथा अगर उसको पोषण नहीं मिलेगा तो प्रतिकूल हो गया, वातावरण सही नहीं रहा प्रतिकूल हो गया, तापमान सही नहीं मिला तब भी प्रतिकूल हो गया। तो एक जो द्विविखंडन है, द्विविखंडन ये अनुकूल परिस्थिति में होगा जब ये सबके सब अवेलेबल रहेंगे, तब ये द्विविखंडन करेंगे, और जब ये सब अवेलेबल नहीं रहेंगे तब ये हो जाएगा बहुविखंडन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बहुविखंडन देखिए, बहुविखंडन कब होगा, बहुविखंडन होगा सर ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। पहला पॉइंट याद रखना बच्चों, ये प्रतिकूल परिस्थिति में होगा, हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी इसके लिए। अब प्रतिकूल परिस्थिति क्या क्या होती है, परिस्थिति में होगा ये प्रतिकूल परिस्थिति क्या क्या होती है सर, जरा इसको बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ बता दिए हैं, पोषण उसको नहीं मिलेगा, भोजन अर्थात नहीं मिलेगा, वातावरण भी उसके अनुसार नहीं रहेगा, ठीक है, तापमान में उसकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, तब भी प्रतिकूल परिस्थिति है। अब यहाँ पर देखिएगा जो परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है, अब इनमें तब जनन कैसे होता है। उदाहरण अब आपको यहाँ पर देखिएगा कि बहुविखंडन में पैतृक जीव एक समय पर अनेक संतति जीव में विभाजित हो जाता है, ठीक है। एक समय में क्या करना, अनेक संतति जीव में विभाजित हो जाता है। ऐसा तब होता है जब एक कोश के जीव के आसपास पुटी, यहाँ पर याद रखना है पुटी सिस्ट बन जाता है। अब उदाहरण में याद रखना अमीबा, प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ, शैवाल, ये कुछ उदाहरण है आपके पुटी भवन के या फिर बहुविखंडन के। हम यहाँ पर एक जीव का निर्माण किए हैं, एक जीव है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। ये क्या किया, इसको जनन करना है, ये एक सिंगल कोशिका है, ठीक है, ये एक सिंगल कोशिका है। इसके बीच में पाया जा रहा है केंद्रक, बोलोगे हाँ सर ठीक है केंद्रक बन गया। इसके बीच में एक केंद्रक मटेरियल पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, निर्माण करना है, किसका, बहुविखंडन करके जनन करना है इसको। अब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर सिस्ट का निर्माण करेगा। तो ये चारों ओर सिस्ट का निर्माण चारों ओर करेगा अपने, ठीक है, सिस्ट का निर्माण ये कर लिया। अब इसी सिस्ट के अंदर दे दनादन लगातार कोश के विभाजन करेगा, ढेर सारे कोश के विभाजन करके। अब यहाँ पर देखो अभी तक सिर्फ एक ही जीव था इसके अंदर, इस पुटी के अंदर, अब यहाँ पर ढेर सारे जीव का निर्माण हो गया। अब कभी ना कभी इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी जरूर,
अब कभी ना कभी इसको भोजन मिलेगा, बोलोगे हाँ सर भोजन भी इसको मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति भोजन है, ठीक है, पोषण भी मिलेगा। दूसरा वातावरण भी इसको कभी ना कभी अच्छा मिलेगा, वातावरण भी अच्छा मिलेगा, बोलोगे हाँ सर। तीसरा इसको कहीं ना कहीं ताप भी इसको इसके अनुसार मिलेगा, तापमान भी उचित रहेगा, ठीक है। ये सब अनुकूल परिस्थिति के उदाहरण है। अब इसको जब ये सब मिल जाएगा तो ये अपनी बाहर वाली भित्ति को, बाहर वाला जो इसको शिष्ट है, पुटी है, इसको फोड़ देगा, इसका ये विखंडन कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है, स्फुटन हो जाएगा। अब यहाँ से जब स्फुटन होगा तो अगली प्रोसेस में देखिए बहुत सारे यहाँ पर कोशिका जो भित्ति है, प्लाज्मोडियम की जो भित्ति है बाहर टूट जाएगा तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम, संतति प्लाज्मोडियम यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे। तो ऐसा जनन कहलाता है आपका बहुविखंडन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बहुविखंडन के बाद अगला जनन जो जनन है उसको समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए बहुविखंडन का जो दूसरा उदाहरण है ये है अमीबा वाला, ठीक है। अमीबा में कैसे बहुविखंडन होता है, यहाँ पर आपने देखा भी है कि अमीबा एक उदाहरण दिया है। अमीबा जबकि द्विविखंडन में भी था, अमीबा आपके बहुविखंडन में भी है। देखिएगा ये एक अमीबा जो है एक कोश की जीव अमीबा है, बोलोगे हाँ सर। ये एक कोश की जीव अमीबा है, इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक, बोलोगे हाँ सर। अब इसको भी जनन करना है, बोलोगे हाँ सर, लेकिन कैसे जनन करना है, बहुविखंडन करना है। ये कब करेगा, जब इसके लिए भी कैसी स्थिति आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी स्वर, ठीक है। तब ये क्या करेगा, अपने अपने शरीर को जो अनियमित आकार का है ये अपने शरीर को पूरी तरह से गोल कर लेगा, ठीक है। गोल करने के बाद अब ये पूरी तरह से अपने चारों ओर एक निर्माण करेंगे, एक आवरण का, बोलोगे हाँ सर। ये आवरण का निर्माण कर लिया, ये आवरण कहलाएगा इसके लिए शिष्ट, ठीक है। ये शिष्ट कहलाएगा, बोलोगे सर ये शिष्ट बनता किसका है, तो बच्चों याद रखना ये शिष्ट जो होता है ये एक ना एक सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं पेक्टिन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, पेक्टिन की एक आवरण बना लेगा। अभी पेप्टिन की जो आवरण होगा इसके लिए शिष्ट का निर्माण कर देगी, सुरक्षा आवरण का निर्माण कर देगी। अब इसको चाहे ठंडी लगे तब भी झेल लेगा, गर्मी है तब भी झेल लेगा, वातावरण भी इसके प्रतिकूल है तब भी ये झेल लेगा, पूरी तरह से चाहे पानी पानी बर्फ बर्फ रहे तब भी ये झेल लेगा। अर्थात ये इसके लिए बहुत ही सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर देता है। यहाँ पर देखो ये शिष्ट का निर्माण कर दिया, बोलोगे हाँ सर। अब इसी शिष्ट के अंदर अमीबा क्या करेगा, दे दनादन कोश का विभाजन कर देगा, बहुत सारे कोश का विभाजन कर देगा। और साथ ही साथ जब कोश के विभाजन केंद्र विभाजन हो जाएगा तो बोलोगे सर की कोश के केंद्र विभाजित तो हो गए, अब इसको कराना है हमें कोश का विभाजन, अर्थात ये कोश का भी विभाजित कराना है, जीवद्रव्य भी विभाजित कराना है। तो जीवद्रव्य विभाजित करने के लिए उसके पास होना चाहिए क्या, प्लाज्मा झिल्ली होना चाहिए, ठीक है। अब ये चारों जो भी केंद्र का निर्माण हुआ है इस केंद्र के चारों ओर निर्माण करेगा प्लाज्मा झिल्ली का, ठीक है। ये प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किया, ये देखो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किया, ये प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किया। ऐसे करके सभी अमीबा क्या करेंगे, अपने चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। कभी न कभी इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी ही मिलेगी, ये तय है, ठीक है। अब जब अनुकूल परिस्थिति आएगा तो क्या करेगा, ये अमीबा अपने इस शिष्ट को, अपने इस आवरण को, कठोर आवरण को तोड़ देगा, इसका स्फुटन हो जाएगा, फूट जाएगा। जैसे फूटेगा तो यहाँ से देखिए कि बहुत सारे अमीबा यहाँ से लगातार बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये जनक अमीबा है तो वहां पर उत्पन्न होने जो संतान होगी वो संतति अमीबा है। ये है आपका बहुविखंडन द्वारा अमीबा में जनन कैसे होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं मुकुलन वाले जनन पर, मुकुलन कैसे होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर फोकस करके देखिएगा। अब मुकुलन में जनन कैसे होता है, याद रखना इस विधि में जनक की देह भित्ति से एक उभार निकलता है। क्या है, एक उभार बनता है। ये एक जनक है, ये एक आपको देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम हाइड्रा। क्या है ये, हाइड्रा। यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, ये हाइड्रा है। देखो हाइड्रा में जनन कैसे होता है, जो कि मुकुलन विधि द्वारा है। जनक जीव है, इसमें छोटा सा उभार निकलेगा। इस उभार को हम कली या मुकुल कहते हैं। क्या कहेंगे, कलिका या फिर मुकुल कहेंगे, कलिका या फिर मुकुल कहेंगे। याद रखना बच्चों, इसको क्या कहेंगे हम, मुकुल। इंग्लिश में कहेंगे बड। क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको बड कहेंगे, ठीक है। तो अपने शरीर पर ये उभार लाया। अब यही मुकुल क्या करेगा, वृद्धि करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करता रहेगा। और वृद्धि करने के बाद ये जीव जब बहुत ज्यादा वृद्धि कर लिया, अपने शरीर में, अपने आकार में ज्यादा वृद्धि की, तो क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा ये अपने जनक जीव से यहाँ से ये पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये अलग हो गया तो एक जनक जीव से दूसरी संतति जीव का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, एक जनक जीव से दूसरी संतति जीव का निर्माण हुआ है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो, यह मुकुल विकसित होकर जनक से के शरीर से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है या फिर नए जीव बन जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी मुकुलन वाला। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं। स्पंज में अलैंगिक जनन क्या है कि स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुलन द्वारा होता है। तो जैसे इस जीव में बड का निर्माण, कलिका का निर्माण बाहर हो रहा, शरीर के बाहर, तो एक जीव आएगा स्पंज। जैसे स्पंज है, ये आपको 12 में पढ़ाया जाता है। ये एक जीव है। ये संरचना को, इस संरचना को कहते हैं जेम्यूल। इस संरचना को क्या कहेंगे हम? जेम्यूल। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कांटे कांटे जैसी संरचना आपको दिखाई देगी, बहुत ज्यादा कांटे जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। ये इसमें कांटे जैसी संरचना दिखाई देती है। अब इसमें जो भी मुकुल का निर्माण होगा, ये इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, लगातार ये लगातार ये मुकुल का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी जनन को हम क्या कहते हैं? हम आंतरिक मुकुलन द्वारा होता है। अब ये जो संरचना बनेगी, इस संरचना को हम जेम्यूल कहते हैं। ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इंटर वालों का है। 12 वालों में इसको 11 और 12 पढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पर सिर्फ हाइड्रा वाला देखना है। ठीक है। हाइड्रा में यही जनन होता है, सेम टू सेम ईस्ट में भी यही जनन होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले वाले पर। ठीक है बच्चों, ध्यान देने यहाँ पर। अगला है पुनरुत्थान या फिर पुनर्जनन। इसको हम रीजनरेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रीजनरेशन इंग्लिश में, हिंदी में पुनरुत्थान या फिर पुनर्जनन। किसी बुक में पुनरुत्थान दिया है, किसी में पुनर्जनन दिया गया है। ठीक है। इंग्लिश में इसको रीजनरेशन कहते हैं। याद रखना, इसमें क्या होता है कि इस विधि में क्या है कि इस विधि में जो जनक का शरीर है वो अनेक भागों में खंडित हो जाता है। क्या बोले? अनेक भागों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग से एक संतति जीव का निर्माण होता है। कोई जीव, साधारण सा एग्जाम्पल अपने ऊपर लेते चलो। मान लो हम कोई ये है, कोई मान लेते हैं कवक या लाइकेन है या फिर प्लेनेरिया, स्पाइरोगोरा, जो भी आपको माने वो मान सकते हो। ठीक है। इतने सारे जीव उदाहरण दिए हैं। मान लो स्टार फिश है। ठीक है। स्टार फिश के 5 पैर होते हैं। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए स्टार फिश। अब स्टार फिश क्या करेगा? इसको क्या करना है? पुनरुत्थान या फिर पुनर्जनन करना है। कोई ना कोई बाहरी आघात से कोई क्षत विक्षत हो गया, इसका शरीर जो होता है कई खंडों में टूट गया। तो प्रत्येक खंड इसका, एक खंड ये टूट गया, एक खंड ये टूट गया, एक खंड ये टूट गया, एक खंड ये टूट गया। अब प्रत्येक खंड ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ पर अलग हुआ, ये इसी खंड से पूरे शरीर का निर्माण होगा। अर्थात यहाँ से एक और क्या निकलेगा? पूरी तरह से यहाँ से एक और जीव निकलेगा। इस जीव का नाम क्या है बच्चों? स्टार फिश। क्या नाम है इसको? स्टार फिश। इसको सितारा मछली भी कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी जीव का शरीर, यहाँ पर जो भी आपके उदाहरण दिए हैं, इस जीव में से किसी भी जीव का शरीर किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश एक्सीडेंटली क्षत विक्षत हो गया, टूट गया, खंडों में टूट गया, तो प्रत्येक खंड से जो संतानें उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे संतति जीव। और प्रत्येक खंड विभाजित करेगा, विकास करके नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण में आपके यहाँ पर दिए हैं, आपका प्लेनेरिया है। ये उदाहरण में क्या है? प्लेनेरिया। एक जीव है। अब ये क्या कर रहा है? इसको विभाजन करना है बच्चों। ये क्या करेगा? आकार में थोड़ी सी वृद्धि करेगा, 3 भागों में तोड़ दिया। जरूरी नहीं कि 3 भागों में टूटे, कई भागों में टूट सकता है। हम यहाँ पर 3 भागों में तोड़े हैं। जैसे कि आपके बुक में भी दिया गया कि 3 भागों में टूटा है। 3 भागों में टूटा तो इसका अगला वाला सिरा ये है, बीच वाला सिरा ये है, थर्ड वाला सिरा, नीचे वाला सिरा ये है। अब ये अगले वाला सिरा निर्माण किया पूंछ वाले सिरे को, जो बीच वाला सिरा है निर्माण किया हेड और टेल वाले सिरे को। ठीक है सर। जो निचला वाला सिरा, पूंछ वाला सिरा है, ये निर्माण किया किसका? हेड और ट्रंक का, अर्थात ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसका निर्माण किया। अब यही जीव विकास करेगा, विकसित होगा, विभाजित करेगा, कोष के विभाजन होगा इसके अंदर। तो ये नए जीव, एक जीव से नए जीव का निर्माण हो गया। यहाँ पर देखो नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें ये कोष के विभाजन खंडित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, तो एक जीव से कई सारे जीव में विभक्त हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रकार पर। ठीक है। तो बीजाणु जनन को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? स्पोरुलेशन कहेंगे। यह जनन क्या है? इसमें यह जनन जीवाणु तथा जीवाणु कवक अपुष्पीय पादप याद रखना, फर्न। अपुष्पीय पादप क्या है? फर्न। ठीक है। फर्न। मॉस, ये भी क्या है? अपुष्पीय पादप, मॉस। फर्न, मॉस, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, देखिए फर्न, मॉस, ये सब के अपुष्पीय पादप। इसमें पुष्प लगते ही नहीं है।
ठीक है। तो उसमें जनन कैसे होगा, बीजाणु जनन द्वारा। अब इसमें देखते हैं, अपुष्पीय पादप शैवाल आदि जीवों में ये पाया जाता है। इस विधि में जीवों के अंदर बीजाणु धानी स्पोरेंजिया में अनेक बीजाणु बनते हैं। बोलोगे सर बीजाणु धानी है क्या? तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर एक जीव का हम यहाँ पर एक चित्र दिए हैं जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस के शीर्ष पर देखो एक आपको कुछ थैली जैसी संरचना दिखाई दे रही है। प्रत्येक शीर्ष पर थैली जैसी संरचना दिखाई है। बोलोगे हाँ सर। इस प्रत्येक थैली को कहेंगे हम बीजाणु धानी। क्या कहेंगे इसको? बीजाणु धानी। ठीक है, बीजाणु धानी कहेंगे इसको हम। ये बीजाणु धानी हो गया। अब बीजाणु धानी के अंदर, प्रत्येक बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। क्या बोले हम? प्रत्येक बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, स्पोरेंजिया में बीजाणु बनते हैं, इसके अंदर क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। इसकी संरचना के अंदर क्या निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। बोलोगे हाँ सर, बीजाणु का भी निर्माण हो गया। अब ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करेगा। अब ये प्रतिकूल परिस्थिति में रहेगा तो बीजाणु धानी के अंदर रहेगा। जब भी अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये यहाँ पर ये बीजाणु धानी फूट जाएगी, स्फुटन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बीजाणु धानी, इसका स्फुटन हुआ, यहाँ पर कई सारे बीजाणु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये बीजाणु आपके जमीन पर गिरेंगे। जैसे जमीन पर गिरेंगे यहाँ से ये भी अंकुरण होना चालू हो जाएगा। यहाँ से भी नए स्पाइरोगाइरा का नए राइजोपस जीव का निर्माण करना चालू कर देंगे। प्रत्येक बीजाणु से एक नए राइजोपस जीव का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको उदाहरण दिए हैं, राइजोपस, म्यूकर, ये म्यूकर होता है, मुकर नहीं, म्यूकर, क्लेमाइडोमोनास, शैवाल, कवक, मॉस, जीवाणु आदि जितने भी जीव हैं, इन सब में निर्माण किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा जनन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ नोट दिए हैं। नोट में क्या है? बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। हम क्या बोले, यहाँ पर जो भी बीजाणु आपको निर्माण हो रहे हैं, ये बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लघु बीजाणु, दूसरे को कहते हैं एक को कहते हैं हम अचल बीजाणु, दूसरे को कहते हैं चल बीजाणु। ये चल बीजाणु है, दूसरा है अचल बीजाणु। चल बीजाणु जो भी होते हैं ये चलायमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। बोलोगे सर कैसे जा सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई बीजाणु आया, ये जल है, ठीक है, कोई बीजाणु है, ये इसके जल में गिरा। बोलोगे हाँ सर। तो इस बीजाणु में पाई जाएगी फ्लैजेला। इस बीजाणु में क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला। ये गति कर सकता है, चल सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जो अचल बीजाणु है ये जैसे गिरेगा, जल में गिरेगा, मान लेते हैं जल में गिरेगा, तो ये जहां का तहां वैसे ही पड़ा रहेगा, ये गति नहीं करेगा। अब ये चलायमान वाले बीजाणु इसके पास आएगा तो फ्यूज करेगा। तो इस प्रकार से ये दो बीजाणु द्वारा भी जनन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, जरूरी क्या है आपके लिए अभी ये जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रोसेस और पूरा प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, जो कि बीजाणु जनन का अगला पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर फोकस करके देखिएगा। अब अगला प्रकार है जो कि हमारा खंडन वाला। बोलोगे सर खंडन होता कैसे है? विखंडन भी सुने हैं, खंडन भी सुने हैं, लेकिन विखंडन और खंडन में हम अंतर भेद नहीं बता पाते हैं कि खंडन और विखंडन में अंतर क्या होता है। तो बच्चों एक वर्ड में याद रखना, क्या बोले हम? एक वर्ड में याद रखना। आप वो वर्ड क्या है कि ये बहुकोशिकीय में होता है, वो एक कोशिकीय में होता है। क्या बोले हम? सिर्फ कोशिका का अंतर है बच्चों। खंडन और विखंडन जो जनन होता है सिर्फ कोशिका का अंतर है। विखंडन आपको बताए थे कि सभी एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा? विखंडन द्वारा जनन होगा, जबकि खंडन जनन किसके द्वारा होगा? बहुकोशिकीय जीवों में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है, अर्थात इन जीवों में जो कोशिका होगी बहुत सारी होगी, बहुकोशिकीय जीवों में होता है यह जनन। और जो खंडन वाला है, जो विखंडन वाला है, वो विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीव में होता है। उसके लिए जो जनन का प्रोसेस होगा वो सिर्फ एक कोशिकीय जीव में जनन होता है। ठीक है, ये बच्चों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि खंडन के जो प्रक्रिया होती है, खंडन द्वारा जनन जो होता है वो कैसे होता है अन्य जीवों में। यहाँ पर देखो, जब किसी जीव का शरीर कुछ खंडों में टूट जाए, कुछ खंडों में टूट जाए और प्रत्येक खंड नए जीव को प्रत्येक खंड नए जीव में विकसित हो जाए तो उसे हम खंडन विधि कहते हैं। अब देखिए सर,
जरा सा आप दिमाग लगाइए, आप पुनर्जनन जो रिजनरेशन है, पुनर्जनन या फिर आप पुनरुत्थान में भी ऐसे कुछ देखे थे कि जीव का शरीर खंडों में टूट गया था, उससे बहुत सारे जीव का निर्माण हो गया था, प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो जनन होता है ये स्पाइरोगाइरा, समुद्री एमिन और एमिनोमोन, यूलोथ्रिक्स आदि में खंडन द्वारा जनन होता है। कोई सवाल है? बोलोगे हाँ सर। ये जो है नदी में पाया जाता है, शैवाल जो है नदी में पाया जाता है। आपके घर के आसपास भी हरी हरी जो होती है आपको, वो शैवाल ही है पूरी, जिसको आप काई भी कहते हैं। ठीक है, कुछ शैवाल होते हैं बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, उनकी जो संरचना होती है बहुत ही लंबे होती है। अब वो शैवाल क्या करेगा, किसी न किसी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई वृद्धि करती हुई चली जा रही है, वृद्धि करती हुई चली जा रही है, हाँ सर वृद्धि करती हुई चली गई। अब ये बहुत ज्यादा लहर है, पानी का लहर है, ये टूट गया। बोलोगे हाँ सर ठीक है टूट गया। अब ये जो टूटा हुआ भाग कहलाएगा, ये जो टूटा हुआ भाग है ये एक नए जीव का, नए शैवाल का और निर्माण कर देगा। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई शैवाल है, कोई जीव है, ये कोई अपने आकार में ज्यादा ज्यादा वृद्धि कर दिया है, विकास विकसित ज्यादा हो गया है, वो क्या करेगा, उसका शरीर कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, किसी न किसी कारणवश दुर्घटनावश टूट जाएगा, कई भागों में टूट जाएगा। जितने भागों में टूटेगा प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, खंडन विधि। ठीक है, अगर देखते हैं कुछ उदाहरण है, जैसे स्पाइरोगाइरा, समुद्री एनीमोन, यूलोथ्रिक्स आदि में खंडन की प्रक्रिया द्वारा जनन होता है। यहाँ पर एक जीव का हम निर्माण किए, एक जीव बनाए हैं, स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल है, ये आपके आसपास में ही पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे एक स्पाइरोगाइरा देखिए, इसके अंदर वाला शरीर ये और बाहरी वाला शरीर है, एक कोश का ये है, एक कोश का ये है। बोलोगे हाँ सर। इसके अंदर ये पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। बोलोगे हाँ सर। कुछ आपको हरी हरी संरचना दिखाई दे रही है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट वाला भाग होता है, हिस्सा होता है, जो कि ये कोशिका भोजन का निर्माण करता है सूर्य की उपस्थिति में। प्रत्येक जीव होते हैं, जो प्रत्येक प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, उन सब के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, तो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। सब जीवों में नहीं पाया जाता। जैसे आपका कवक हो गया, कवक में आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती नहीं है, क्योंकि वो विरंगी होते हैं, मतलब कि अवर्णीय लौक उसमें पाया जाता है, उसमें लौक की मात्रा ही नहीं पाई जाती, अर्थात उसमें हरित लौक नहीं पाया जाता। सिंपल से याद रखना। ये कोई जीव है, ये दो भागों में टूट रहा है। देखो यहाँ से एक खंड में ये विभाजित हुआ, एक खंड में ये विभाजित हुआ, दो खंडों में ये टूट गया। अब प्रत्येक खंड ये क्या करेगा, ये भी अंदर जाके कोशिका विभाजन कर लेगा। अगली स्टेप में ये कोशिका विभाजन किया, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण यहाँ पर हो गया। सेम प्रोसेस नीचे वाला भी करता है। एक कोशिका, यहाँ पर एक कोशिका है, ये एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण किया, अब 2 से करेगा 4, 4 से करेगा 8, 8 से करेगा 16, 32, 64, ऐसे कर लगातार ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यह प्रकार, यह जनन कहलाता है आपका खंडन जनन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है आज का खंडन वाला। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है कायिक जनन। कायिक जनन वाला टॉपिक हम इसको निपटाएंगे अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है। और अब हम चलते हैं आपके कुछ जो महत्वपूर्ण क्विज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आज आपको हम बताए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्विज हैं उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्विज पर। बच्चों अब यहाँ पर याद रखना, जो भी महत्वपूर्ण क्विज है इसको आप कमेंट में कमेंट भी करिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको कितना % समझ में आ रहा है। बिल्कुल नकल मत लीजिएगा, और इस क्विज को आप पढ़िएगा वीडियो ध्यान से, तब आप इसको कमेंट करिएगा। पहला देखिएगा, पहला क्विज क्या है कि हाइड्रा में जनन कैसे हाइड्रा में जनन होता है किस विधि द्वारा। हाइड्रा में जो जनन होता है किस विधि द्वारा जनन होता है। पहला ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, दूसरा विखंडन द्वारा, तीसरा है बीजाणु जनन, चौथा है कायिक जनन। इन चारों में से किस जनन द्वारा आपको हाइड्रा में जनन दिखाई देता है, आपको हम किस विधि द्वारा बताए हैं। तो आप इसका आपको टाइमर पूरे मिलते हैं 10 सेकंड का टाइम। ये टाइमर भी स्टार्ट हो गया, देखिएगा। जल्दी जल्दी आप कमेंट करिएगा, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक भी क्लियर होता जाए। और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें पता भी रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, टाइमर भी एंड हो गया। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रकार पर। अगले वाला जो क्विज है हमारा, देखिएगा, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में जो जनन होता है वो किस विधि द्वारा। सेम ऑप्शन वही है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा और कायिक जनन द्वारा। चारों में से कौन से जनन द्वारा अमीबा में आपके जनन पाया जाता है। ठीक है, आप इसका आप भी इसका तुरंत कमेंट करिएगा। आपका टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, टाइमर भी एंड होने वाला है। जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बच्चों, ये कमेंट जरूर करिए, जिससे आपको हमें भी पता लगे ना कि आपको समझ में कितना % आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला है स्टारफिश में कैसे जनन होता है। स्टारफिश में कैसे जनन होता है, इसमें एक हेडिंग चेंज किए हैं, एक पॉइंट चेंज किए हैं। तो थर्ड वाला पॉइंट देखिए, मुकुलन द्वारा पहला ऑप्शन है, दूसरा विखंडन जनन द्वारा, तीसरा बीजाणु जनन द्वारा, चौथा है खंडन द्वारा।
ये चारों में से किस ऑप्शन द्वारा, मतलब किसके द्वारा जो स्टारफिश होता है वो जनन करता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करिए। ठीक है, आपका टाइमर भी एंड हो गया। तो पहले आप देखिएगा, जो हाइड्रा में जनन होता है ये होता है आपका पहला ऑप्शन है मुकुलन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा क्या किया था, थोड़े से कालिका विकसित हुई थी, थोड़ा सा वृद्धि किया था, और वृद्धि करते करते वही कलिका नए जीव का निर्माण कर दिया था। ठीक है, उस कलिका को हम मुकुल या फिर बड भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, अमीबा में जनन होता है। तो अमीबा में जनन दो विधि द्वारा बताया आपको, एक बहुविखंडन, एक द्विविखंडन। ठीक है सर, तो इसमें बहुविखंडन और द्विविखंडन नहीं है, तो एक ऑप्शन तो है, विखंडन तो है ना, तो विखंडन द्वारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि अमीबा में जनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा। थर्ड देखिएगा, स्टारफिश में जनन कैसे होता है। तो स्टारफिश में आपको बताए थे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिए थे कि स्टारफिश जितने खंडों में टूटेगा, जितने खंडों में टूटेगा प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होगा। बोलोगे हाँ सर, तो ये याद रखना, खंडन विधि द्वारा जनन होता है। उम्मीद है बच्चों ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट भी करिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी उनकी भी इच्छाएं, जो भी उनकी भी जरूरत है वो भी पूर्ण हो सके। तो उम्मीद है ये आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, और अपना भी स्टडी पर फोकस करिए रहिए। जय हिंद, जय भारत।